गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज वॉल्यूम 2 अपना स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 बहुत अच्छा चैप्टर लगता है मेरे को स्टार्ट करने के लिए, बिकॉज छोटा चैप्टर है, जल्दी खत्म हो जाता है, तो गिव्स यू इमीडिएट कॉन्फिडेंस। बड़ा चैप्टर जो होता है वो लेट से कॉन्फिडेंस देता है, खत्म में टाइम लगता है ना, और तब तक इंसान की हिम्मत भी टूट जाती है। तो चैप्टर 6 में वो बात नहीं, छोटा है। इटा नाम क्या है? एक ही स्टैंडर्ड है, 230। स्टैंडर्ड का नाम नंबर तो याद करना ही है, वो लिस्ट तो मैंने दिया ही तुम लोग है ना, ऐसे 230। टेलीग्राम पे मैं बार बार स्टैंडर्ड्स के नाम की वो लिस्ट डालते रहता हूँ, ऐसे 230। सबसे पहले ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का एक बार मतलब समझते हैं, फिर डेफिनेशन वगैरह में जाएंगे। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मतलब क्या होता है? देखो, आप सर्विस सेक्टर में हो, सर्विस सेक्टर में जो हम लोग काम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, वो इनटैंजिबल होता है, लोगों को दिखाई नहीं देता। टैंजिबल चीज़ को बेचना आसान है, इनटैंजिबल को बेचना मुश्किल है। तुम एक बार सोचो, मेरे पास कितने सारे स्टूडेंट्स का इस तरह का कॉल आता है, सर थोड़ा डिस्काउंट मिलेगा, सर थोड़ी फीस कम होगी, सर थोड़ा ये, सर थोड़ा वो। और देखो, मैं कोई मतलब ऐसा नहीं कि अभी अभी अंडे से फूट के निकला हूँ, ठीक है, मेरा एक अनुभव है, मैंने देखा है। इट्स नॉट अबाउट द फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बिकॉज फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो हम लोग सबको हुआ है। सीए की पढ़ाई पैसे वाले की औलादे करती ही नहीं है, मैं ऑनेस्ट बोल रहा हूँ। सीए की पढ़ाई करते ही लोअर मिडिल क्लास है, जहाँ पे हम लोग का फाइनेंशियल बैकग्राउंड खराब था, बिकॉज एक तो करस्पॉन्डेंस कोर्स है, तो कोई लाखों की पढ़ाई है नहीं। आईसीआई समूचा आपसे फाउंडेशन से फाइनल कितना लेगा? 50,000। फाउंडेशन फाइनल मिला के 50,000, और थोड़ा एग्जाम फीस जोड़ दो 60,000, उससे ऊपर नहीं है। और फाउंडेशन में ट्यूशन फीस जो होती है वो अराउंड 20-30 के रेंज में होती है। इंटर में सब सब्जेक्ट मिला के भी 50 होगा, फाइनल में भी मिला के 50 होता है, इतना का ही खर्चा है पूरा। तो ये कोई महंगा कोर्स है नहीं पहले कि कोई बोलेगा कि बहुत महंगी पढ़ाई, बहुत पैसा चाहिए, किडनी बेचना पड़ेगा। नहीं, किडनी की जरूरत नहीं, नाखून काट के तोड़ोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो इवन आई कम फ्रॉम इंसॉल्वेंसी बैकग्राउंड, मतलब मैं पुअर नहीं, एकदम बैंकरप्ट बैकग्राउंड से आता हूँ, ठीक है। मेरे फादर का मतलब जिस टाइम पे हम लोग ग्रो हो रहे थे, मैं 8 क्लास में था, तभी पूरा धंधा खत्म हो गया था, क्रेडिटर्स लोग का घर पे आना, वो सब। तो मैं भी घर घर जा जाके पढ़ा के ही पैसा जुगाड़ करके अपने क्लासेस को दिया है। जब कोई स्टूडेंट इस तरह की बात करता है कि सर मुझे फाइनेंशियल कंसेशन चाहिए वो, तो मेन उनका इशू पता है ये होता है कि दे डोंट वैल्यू द सर्विसेज। मतलब क्या है कि उसको वो वर्थ नहीं लग रहा कि भाई ये जो क्लास हो रही है इसका इतना पैसा होना चाहिए, वो इशू आ जाता है। बिकॉज क्या है, क्या मैं गुड्स बेच रहा हूँ? नहीं, मैं तो सर्विसेज दे रहा हूँ। गुड्स क्या होता है? टैंजिबल होता है, टैंजिबल के लिए लोग कीमत देने को तैयार हैं। हम लोग इंडिया जैसी इकोनॉमी में, हम अमेरिका जैसी इकोनॉमी में नहीं है। हमारे यहाँ सर्विस सेक्टर ग्रो कर रहा है, फिर भी हमारी मानसिकता तो वैसी ही है कि हम गुड्स का पैसा देंगे, हम सर्विस का पैसा नहीं देंगे। आप समझ रहे हो बात को, ठीक है? यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब उस तरह का मेंटालिटी। तो पीपल डोंट वैल्यू सर्विसेज। तो सर्विसेज को किसी भी तरह से इनटैंजिबल से टैंजिबल बनाना जरूरी है, ताकि लोगों को दिखे कि बॉस देखो मैंने आपको क्या काम किया है, तब जाके दो लोग पैसा देंगे। अब हम लोग तो टीचर्स हैं, हमारे लिए तो फिर भी अपना वर्क प्रूफ करना बहुत आसान है। कैसे प्रूफ कर सकते हैं? मैं आज जो भी क्लास ले रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, वो तो रिकॉर्ड हो रहा है ना। तो वो कई घंटे का एक लेक्चर तैयार हो रहा है, वो जो जा रहा है स्टूडेंट्स लोग के पास, है ना। सपोज एक कोई सब्जेक्ट है जो मैं पढ़ाया, तो मेरे पास एकदम टैंजिबल 180 आवर्स या समथिंग 160-170 आवर्स का पूरा वो कोर्स दिख रहा है कि हाँ देखो इतना काम किया, और बुक दे रहा हूँ। पर एक ऑडिटर, सर सबसे ज़्यादा दिक्कत तो ऑडिटर के साथ है। ऑडिटर की जो फीस होती है वो मुझसे तो बहुत ज़्यादा ही होती है। मेरे ऑडिट सर्टिफिकेट की फीस 10,000 है, एक ऑडिटर जो क्लाइंट को ऑडिट करेगा उसकी फीस लाख में जाएगी, ठीक है। पर वो देता क्या है? टैंजिबल के नाम पे आपको कोई बुक तो देता नहीं है, वो तो वर्क पेपर भी नहीं देता आपको, वो तो खाली आपको क्या देता है? 4-10 पन्ने का ऑडिट रिपोर्ट, बस ये देता है टैंजिबल। इनटैंजिबल के तौर पे भी वो आपको कोई रिकॉर्डेड फाइल वगैरह कुछ देता है क्या, रिकॉर्डिंग्स बना के? नहीं, वो आपके यहाँ आएगा, काम करेगा, वो क्या काम करेगा वो भी आपको दिख नहीं रहा। तो इट बिकम्स वेरी हार्ड फॉर द सीए टू प्रूव हिज वर्क, दैट इज द बिग प्रॉब्लम। तो इसीलिए हम लोग ये चाहते हैं कि सीए जो भी काम करे, जो भी प्रोसीजर करे, उसको वो रिकॉर्ड करे। रिकॉर्ड मतलब यहाँ पे वो नहीं कि वीडियो रिकॉर्ड, रिकॉर्ड मतलब डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करे। इट कैन बी पेपर फाइल और इट कैन बी इलेक्ट्रॉनिक फाइल, वॉटएवर, पर वो रिकॉर्ड जरूर करे, ठीक है। रिकॉर्डिंग का मकसद खाली यही नहीं है कि मैं अपना काम आपको साबित कर पाऊँ कि मैंने देखो कितना काम किया, नहीं। रिकॉर्डिंग का और भी बहुत सारा मकसद है, और भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर, ये स्टैंडर्ड 230 हमें ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की महत्व के बारे में बताता है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है वो भी हमें बताता है, उसके रिलेटेड सारी बातें बताता है हमको। सबसे पहले डेफिनेशन याद करेंगे ऊपर। ये इक्वेशन देख रहे हो, कितनी बार बोला हूँ? एपी ए ए सी ओ, है ना। एपी ऑडिट प्रोसीजर, ए ऑडिट एविडेंस, ए सी, और बहुत सारे कंक्लूजन को जोड़ क्या बनता है? ओपिनियन। तो हम अपना ये एपी ए ए सी रिकॉर्ड करना चाहते हैं, हम अपना ये APAC रिकॉर्ड करना चाहते हैं। डिफाइन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। सर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज इक्वल टू रिकॉर्ड ऑफ
AP, AE, AC. AP performed, AE obtained, AC reached. बस हो गया डेफिनेशन, सीख गया तुम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. सो डेफिनेशन एकदम आसान है, AP, AE, AC. ठीक है, आगे आ जाओ. ये एक डायग्राम है, ठीक है, बड़ा काम का है. ये SQC1 से रिलेटेड है, असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल से. ठीक है, टीम मेंबर्स है, 4 टीम मेंबर्स है, सब ने अपने अपने ऑडिट वर्क पेपर्स बनाए. अब सबको आपको इकट्ठा करके एक सिंगल फाइल बनाना पड़ेगा कि नहीं, इसको बोलते हैं असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल. ठीक है, ये फाइल कैसी होनी चाहिए, लाल रंग दोनों होता है सर, ये पेपर में भी होता है और इलेक्ट्रॉनिक वर्जन भी इसका ऑब्वियसली अवेलेबल होता है. ये SQC1 में एक डायलॉग लिखा है, जरा पढ़ना. तो क्या लिखा है? SQC1 असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल. इट इज एन, यहाँ पर आप कोई नया ऑडिट प्रोसीजर नहीं करते, आप केवल अपना फाइल इकट्ठा कर रहे हो, कुछ नया नहीं कर रहे हो. ठीक है, समझ रहे हो? इट्स एन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर. ये असेंबली कब तक कर लेना चाहिए? व्हाट इज द लास्ट डेट ऑफ डूइंग इट? 60 डेज बिफोर ऑडिट रिपोर्ट कि आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट? बोला पहले आप ऑडिट रिपोर्ट दे दो क्लाइंट को, उसके बाद 60 दिन के अंदर समेट लो. बिकॉज सारे क्लाइंट का AGM एक साथ ही होता है. AGM का सीजन क्या, अगस्त सितंबर, उसी में मैक्सिमम होता है. तो पहले आपको सारे क्लाइंट्स को रिपोर्ट तो देना पड़ेगा, तब तो वो लोग अपना AGM कॉल कर पाएंगे. सितंबर में उनका लास्ट डेट है, तो आपको तो 1 महीने पहले ऑडिट रिपोर्ट देना पड़ेगा. अगर AGM का जो पीक सीजन है अगस्त सितंबर है, तो ऑडिट रिपोर्ट देने का पीक सीजन 1 महीना पहले करो, जुलाई अगस्त. समझ रहे हो? तो आपको तो सबको एक साथ देना है. तो गिव ऑडिट रिपोर्ट, नो प्रॉब्लम. आफ्टर दैट विद इन 60 डेज यू कंपाइल द वर्क पेपर्स, एक सिंगल असेंबली फाइल बना लो. ठीक है सर, ये जो आपकी ऑडिट फाइल होती है, जो आप बना के रखते हो, ये कितने साल तक आपको, ऊपर पढ़ो क्या लिखा है, मैंने मेरा हाथ चाहे, रिटेंशन कब तक करना है सर आपको? 7 years फ्रॉम द रेट ऑफ, और द रेट ऑफ विच एवर इज. ग्रुप ऑडिट रिपोर्ट की बात क्यों उठ रही है? सर अगर मैं होल्डिंग कंपनी की ऑडिट कर रहा हूँ ना, तब मुझे डबल ऑडिट करना पड़ेगा. एक तो होल्डिंग कंपनी का स्टैंड एफएस का ऑडिट, ऊपर से कंसोलिडेटेड एफएस का ऑडिट. तो दो ऑडिट रिपोर्ट है ना, तो दोनों ऑडिट रिपोर्ट का जो भी लास्ट है, उससे 7 साल तक मेरे को ये रिटेन करना पड़ेगा. ठीक है, ये गुड है ना, एकदम एक आइडिया हो रहा है, ग्रेट. अब यहाँ पे आ जाओ, ऐसे 230 क्या नाम, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. ये देखो पढ़ो जरा, 1 2 3. 1 में क्या लिखा है? ऐसे 230. 2 में क्या लिखा है? लॉ. अदर ऐसे. 3 में क्या लिखा है? लॉ. ये लोग बोलना चाहते हैं कि ऐसे 230 के मुताबिक जितना ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आपको रखना चाहिए उतना तो रखना ही है, प्लस इसके अलावा अदर स्टैंडर्ड्स जो इतने सारे हैं ना अपने सिलेबस में, उनमें भी आपको कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है, तो वो भी पूरी करनी पड़ेगी. उसके अलावा अगर देश का कानून कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट बोलता है, तो वो भी आपको करना पड़ेगा. तो खाली 230 से काम नहीं चलेगा. ये दोनों क्या है देखो, अदर ऐसे एंड लॉज, ये अगर एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन प्रिस्क्राइब करेंगे तो वो भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा. वेरी गुड. इधर आ जाओ सर, आ जाओ पहले. डेफिनेशन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या है? रिकॉर्ड ऑफ AP, AE, AC. वेरी गुड. ठीक है, अच्छा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का दूसरा नाम बोलो. ठीक है, वेरी गुड. नहीं, ऑडिट फाइल अलग है, ऑडिट फाइल का एक अलग डेफिनेशन है. 1 or more folders in physically or electronically that comprises the documents which are known as audit document. वैसे वो अलग है. ठीक है, what is the objective of the auditor? Please look at the diagram. हमारा मकसद क्या है? ऐसे 230 का मकसद क्या है? कि हमारे पास हमारे काम का एक रिकॉर्ड होना चाहिए. येलो पढ़ो इधर. ठीक है, एक रिकॉर्ड ऑफ द वर्क दैट आई हैव डन विच प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर माय ओपिनियन. कोई मेरे को पूछा कि तुमने ये या ये कैसे दिया, तो मेरे पास पूरा वर्क पेपर के थ्रू मैं साबित करूंगा मैंने इसलिए ऐसा या ऐसा दिया. वो बोलेगा आपने ये कंक्लूजन कैसे निकाला, तो हर कंक्लूजन जो मैंने निकाला उसके पीछे का रीजन क्या है. उसने मेरे को बोला कि आपने तो जगह जगह अपना पीजे लगाया है, तो आपके पीजे का बेसिस क्या है, लिखो. हर चीज शुड बी डॉक्यूमेंटेड. सेकंड, उस तरफ देखो, मेरे वर्क पेपर से ये भी साबित होगा दैट आई हैव प्लान्ड एंड परफॉर्म्ड माय ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एज वेल एज द लीगल रिक्वायरमेंट्स. तो ये 2 ऑब्जेक्टिव है, ये लोग याद करो. पहला ऑब्जेक्टिव इधर हरा रंग, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट रिकॉर्ड. दूसरा मकसद क्या है? टू अप्रूव दैट आई हैव प्लान्ड एंड परफॉर्म माय वर्क इन अकॉर्डेंस विद एसे एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स. ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कैसा होना चाहिए? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऐसा होना चाहिए जिससे ये साबित हो जाए कि हर एक कंक्लूजन जो मैंने निकाला किस बेसिस पे निकाला. द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन शुड प्रोवाइड अ बेसिस, अ रीजनेबलनेस, एक्सप्लेनेशन बिहाइंड एवरी कंक्लूजन दैट आई हैव डिराइव्ड. नंबर 2, to prove that I had planned and performed my work in accordance with the standards, which is my statutory duty under section 143. Section 143
ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, उसमें 143 का 10, 143 का 10, वो यही तो बोलता है आपको स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ेंगे, तो हमने किया है। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। कितना सुंदर कलरफुल डायग्राम है, 7 पॉइंट्स है। चलो याद करें इसको, ठीक है। स्टार्ट करूँ मैं ऊपर से। सबसे पहले तुम लोग येलो पढ़ लो, वो मेन है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का मेन मकसद क्या है। पढ़ो ये जरा। एविडेंस कि मैंने अपना ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अचीव किया है। व्हाट इज माय ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, जो पहले क्लास में रटवाया था, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट द एफएस इज फ्री फ्रॉम एमएमएस वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। तो प्रूफ कि मैंने अपना ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अचीव किया है, और उस तरफ एकदम प्रूफ कि भाई मैंने प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट एज पर स्टैंडर्ड्स किया है। अब एडवांटेजेस एक एक करके। नंबर 1, सर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन खाली इसीलिए नहीं होता कि मैं साबित कर सकूं दूसरों को, ये मेरे भी खुद के काम आता है। तो क्या क्या काम आता है, क्या क्या एडवांटेज है बताओ। नंबर 1, इट हेल्प्स द ऑडिट टीम इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग, हमें खुद प्लान परफॉर्म करने में हेल्प होगा, ठीक है। नंबर, जैसे एक बात सोचो, तुम ये जो बुक बना लिए, जो मैं बोर्ड पे दिखा रहा हूँ वही तुम्हारे पास है ना, जो मेरा यहाँ लेखा जोखा मार्किंग है वही तुम्हारे पास है ना। डज इट हेल्प यू और नॉट हेल्प यू? अदरवाइज यू वॉक आउट ऑफ द क्लास, व्हाट इज देयर इन योर हैंड? नथिंग इज देयर इन योर हैंड। और मैं इतना हमेशा मानता हूँ कि एक स्टूडेंट की खुद की हैंडराइटिंग, खुद के लिखे हुए नोट्स में जादू होता है, ताकत होता है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ में आलस भी कर लेते हैं, ठीक है। इसमें नहीं आलस होना चाहिए, हमारा काम लिखने का है। तुम क्या लैपटॉप में एग्जाम दोगे क्या जाके? एमबीए चल रहा है क्या ये? ठीक है, तुम तो जाके पेपर पेन में लिख के दोगे ना। तो भाई वो हाथ का लिखा हुआ खुद की हैंडराइटिंग में जब तुम पढ़ते हो ना, अलग ही जादू होता है याद करते वक्त, ठीक है। नंबर 2, इट हेल्प्स द पार्टनर इन डूइंग DSR, डायरेक्शन। नंबर 3, अब सपोज मैं पार्टनर हूँ, तुम लोग मेरी टीम हो, मैंने तुमको भेजा काम करने के लिए, तुम आओगे तो तुम मेरे को कुछ दिखाओगे नहीं, तो मैं समझूंगा सर तुमने क्या काम किया नहीं किया, तो एक अकाउंटेबिलिटी क्रिएट होती है ना, जवाबदेही। नंबर 4, इट ऑल्सो हेल्प्स अस इन रिकॉर्डिंग मैटर्स ऑफ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस, जो पेंडिंग चल रहा होता है वो रिकॉर्ड करो। ये एक्चुअली में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये वो लोग जानते हैं जो काम किए हुए हैं। मैं तुमको बताता हूँ, तुम जब ऑडिट पर जाओगे ना, ऐसी जान निकलती है ना, मैं बिलीव नहीं करोगे। तुमको क्लाइंट से भीख मांगना पड़ता है, दे दे बाबा, दे दे, अल्लाह के नाम पे डॉक्यूमेंट दे दे, वो देता ही नहीं है। तुम वाउचिंग करेगा, किसका डॉक्यूमेंट? वो देगा तब, देगा ही नहीं तो क्या कर लोगे? तो तुमको क्लाइंट के पीछे पड़ा रहना पड़ता है। मतलब आर्टिकलशिप ख़त्म होते होते सीए बनो या नहीं बनो, भिखारी जरूर बन जाओगे। मतलब इतना 2 साल का अभ्यास हो जाएगा कि मतलब पीछे, मतलब डोंट, मतलब देखो भिखारियों में भी क्वालिटी होती है जिसको हम बोलते हैं फॉलो अप। भिखारी में ईगो नहीं होता कि वो तुमसे आके मांगा तो बोले हट क्या मांगता है हट, वो फिर बोलेगा फिर भी दे दे, फिर भी दे दे। ईगो नहीं है, फॉलो अप। सक्सेस के लिए क्वालिटी जरूरी है कि ईगो नहीं है, फॉलो अप। फॉलो अप मतलब पीछे पड़ जाओ, पड़ जाओ, पड़ जाओ, पड़ जाओ, पड़ जाओ, जब तक कि सामने वाला दे ना दे। ऐसे ही है। तो क्लाइंट के साथ भी वही करना पड़ता है, क्लाइंट के भी पीछे पड़ना पड़ता है। शर्म होता ही नहीं है। वो डेटा मांगोगे, बोलेगा कल आना, कल फिर पहुंच गए, परसों आना, तरसों फिर गए, बोला रोज आते हो, शर्म नहीं आती? बोला नहीं आती। ठीक है, आर्टिकलशिप कर रहे हैं, आर्टिकलशिप में शर्म नहीं होती, ठीक है। तो ये फॉलोअप सिखा देता है तुमको। और होता क्या तुम समझो, अब वो आपको डेटा देने में लटका रहा है तो आप तो इससे ठल्ले नहीं बैठ सकते, आप कोई दूसरा प्रोसीजर स्टार्ट करोगे। होता क्या है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट आपके 5-5 प्रोसीजर एक साथ स्टार्ट हो गए, खत्म साला एक नहीं हुआ। जब रियल लाइफ में कभी ऑडिट करोगे, मैं बता रहा हूं, लैपटॉप में एक्सेल में 10 शीट एक साथ खुला हुआ है, 10 एक्सेल फाइल एक साथ खुला हुआ है, कोई भी क्लोज नहीं हो रहा। और तुम किसी को क्लोज करने में भी डर रहे हो कि क्लोज की तो भूल जाएंगे कहां पे छोड़े थे, मतलब यू विल लूज द ट्रैक। लोग लैपटॉप शट डाउन नहीं करते, मैं बता रहा हूं आपको, लैपटॉप स्लीप में डाल के छोड़ते हैं। 12 फाइल खुला हुआ है, स्लीप, अगले दिन वहीं से चालू, ताकि याद आए, क्योंकि दिमाग का गजनी हो जाता है। सो के जब उठोगे ना, कहाँ हूँ, कौन सा क्लाइंट है, क्या है, कहाँ पे छोड़े थे कल काम, ऐसा हालत। ऐसा पढ़ाई में भी नहीं होता। पढ़ाई में तुमको मालूम है ये सब्जेक्ट है, यार छोड़े है, वहाँ याद ही नहीं रहेगा क्या हुआ कब हुआ, बस समय बीत रही है जिंदगी। वैसा लैपटॉप इतना खराब होता है वहाँ पे। आईटी डिपार्टमेंट में जब लेके जाओ ना, मतलब जैसे केपीएम जो तुम काम करते हो आईटी डिपार्टमेंट में, तो बोले पहले बोलते हैं शट डाउन किया था क्या? बोला हाँ किए थे, रोज शट डाउन करते हैं। उनका पहला डाउट है रोज शट डाउन करता है कि नहीं, ठीक है। तो एक साथ 10-10 फाइल खुलता है, तो पेंडिंग 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 प्रोसीजर चलते रहते हैं। अब आप सोचो, एक प्रोसीजर है जो चालू हुआ 1 तारीख को
और थोड़ा थोड़ा करके सपोज वो 15 तारीख को ख़त्म होगा, तो बीच में जितना जितना हो रहा है अगर आप उसको डॉक्यूमेंट नहीं करोगे तो वो तो एंड फिर से वापस करना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिकॉर्ड मैटर्स ऑफ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस। ठीक है, नंबर 5 क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। क्वालिटी कंट्रोल तो मैं तुम लोगों को चैप्टर 11 में सिखाया था ना, चैप्टर 11 में रिवाइज कराऊंगा वापस से। क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू में काम आता है, वही EQCR पार्टनर आके करता है। और लास्ट, अगर नाफरा तुम्हारे पीछे पड़ गया तो वहाँ काम आएगा, नाफरा तो पहले फाइल ही मंगाएगा। ठीक है, डन एडवांटेजेस, सर वही एडवांटेजेस लिखे हुए हैं, इलस्ट्रेशंस एंड क्वेश्चंस। टर्न फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। बोलता है हमारा फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन कैसा होना चाहिए, बोला आपका डॉक्यूमेंटेशन ऐसा होना चाहिए कि कोई भी दूसरा एक्सपीरियंस ऑडिटर आपके फाइल को देख के समझ जाए आपने क्या AP AE AC PJ किया है, AP AE AC PJ क्या किया वो समझ में आ जाए। करेक्ट है, ठीक है, ये सही कि नहीं है। वर्क पेपर के अंदर सारे डिटेल रहने चाहिए। नंबर 1 आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब नेम ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर एंड द असर्शन टू बी टेस्टेड, who did the procedure and the date, who reviewed the procedure and the date. डिस्कशंस, क्लाइंट के साथ या टीम के अंदर हमारे जितने डिस्कशंस हुए उसको भी डॉक्यूमेंट करो, हर चीज डॉक्यूमेंट होगा, डिस्कशन का भी डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, सब डॉक्यूमेंट करते रहो बैठ के। इसके ऊपर क्वेश्चन था ना CA बलबीर 4 नंबर, इनकंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन, मतलब क्या होता है आपको एक ही चीज के ऊपर 2 अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन मिला जो आपस में मैच नहीं कर रहा, तो आपने कैसे उसको सॉल्व किया उस इशू को डॉक्यूमेंट करो। अच्छा, ये फैक्टर वाले क्वेश्चन तो बहुत है, आई हैव टोल्ड यू हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, ऑडिट इज अ फैक्ट्री ऑफ फैक्टर्स। तो बोलेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड फॉर डिटरमाइनिंग द फॉर्म कंटेंट एक्सटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन। तुम बोलोगे श्रीमान, S से साइज ऑफ द क्लाइंट, भाई साहब साइज ऑफ द क्लाइंट जितना बड़ा होगा वर्क पेपर उतना ज़्यादा होगा, हाँ कि ना। रोमम ज़्यादा होगा, प्रोसीजर ज़्यादा होगा। E से एविडेंस, E से एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का मतलब होता है MMS या डेविएशन। फास्ट हो गया क्या? एक्सेप्शन मतलब गड़बड़ियाँ, अकाउंट्स में गलती को क्या बोलते हैं, और इंटरनल कंट्रोल में गलती को क्या बोलते हैं, डेविएशन। बहुत बढ़िया। श्रीमान, M से मेथोडोलॉजी, तुम रीड करो ना, M से, ठीक है, ओके डन है। ये फैक्टर्स बहुत पूछते हैं लोग। अच्छा, एग्जाम्पल्स ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, अबे इसमें बहुत कम एग्जाम्पल दिया है, रियल लाइफ में करेगा ना एकदम भयंकर डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है अगर अच्छी फर्म में काम किया तो, ठीक है, क्योंकि आर्टिकलशिप रिलेटेड भी बहुत बातचीत होती है स्टूडेंट्स लोग से, तो पता चलता है कहाँ क्या कैसा काम हो रहा है नहीं हो रहा है। ये भी बहुत मुसीबत की बात है कि ज़िंदगी में ना तुमको किसी भी इंस्टीट्यूशन में घुसने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। जब स्कूल में एडमिशन हुआ था तब पेरेंट्स ने किया, फिर 11-12 में एडमिशन अगर स्कूल में तुम्हारा चेंज हुआ तब तुमने तुम्हारे मेरिट पे हुआ होगा, कॉलेज तुम्हारे अपने मेरिट पे हुआ है ना। वैसे ही तुम आर्टिकलशिप में भी किस फर्म में जाओगे ये भी तुम्हारे अपने स्ट्रगल पे होगा, खाली मेरिट पे नहीं होता, स्ट्रगल भी होता है, खाली रैंक आने से भी नहीं होगा। तुम कितना पीछे पड़े हो, मैं बोला ना भिखारी वो वाला, तुम कितना पीछे पड़ रहे हो, अलग अलग फर्म में जाके फॉर्म डाल रहे हो, कहाँ से कॉल आ रहा है नहीं आ रहा है, ये सब बहुत कुछ करना पड़ता है। देखो ये क्वालिटी चाहिए, इसको फॉलो अप बोलते हैं। अब चलो मजाक नहीं बोलूँगा, भिखारी नहीं बोलूँगा, बोलूँगा फॉलो अप। फॉलो अप मतलब पीछे पढ़ो, वो बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर अगर गिव अप मार दोगे ना तो घटिया इंस्टीट्यूशन में घुस जाओगे, घटिया CA फर्म में घुस जाओगे, और तब तो पता चलेगा नहीं, 2 साल बाद रिग्रेट होगा जब जॉब के लिए सर्च करेंगे। जो स्ट्रगल आर्टिकलशिप में है उससे 10 गुना ज़्यादा स्ट्रगल तो नौकरी में है ना भाई। आर्टिकलशिप कम से कम पैसों के लिए तो सोचते नहीं हो कि कितना पैसा देगा तुम, नौकरी में तो पैसा पूछोगे ना, तो वहाँ भयंकर स्ट्रगल होगा, ठीक है। तुम अगर नौकरी पर निकलोगे, तुम्हारा अगर स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है तो तुमको 100 कंपनी के ऑफर आएंगे, अगर तुम अच्छे नहीं हो तो 10 कंपनी के ऑफर आएंगे, तो तुम्हारा तो चॉइसेस वहीं पे कम हो जाएगा। आप समझ रहे हो बात को, बहुत स्ट्रगल है इसमें। नाउ एग्जांपल्स ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना 7 एग्जांपल, देखो नीचे वही है ना, आओ पढ़ें सर, दिख रहा है चक्री। नंबर 1 ऑडिट प्रोग्राम आपने बनाया होगा, चैप्टर 2। फिर नंबर 2 एनालिटिकल प्रोसीजर्स करते हो कि नहीं, गाजर कैरेट। नंबर 3 इशू मेमोरेंडा, कि जितने भी क्लाइंट में इश्यूज आए उसको हम डॉक्यूमेंट करते हैं और हमने उन इश्यूज को कैसे रिजॉल्व किया। नंबर 4 समरी ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स, है ना। 5 कंफर्मेशन लेटर्स, WR रिटन। ओके, वही यहाँ पे ऊपर बताया एग्जाम्पल्स, ठीक है। इंक्लूड इंक्लूड में बोला क्लाइंट का जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होता है उसका भी कुछ पोर्शन हमारे वर्क पेपर में हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं,
ठीक है। एक्सक्लूड में डुप्लीकेट वर्क पेपर मत रखो, क्योंकि कंप्यूटर में क्या होता है ना, फाइल कॉपी पेस्ट बहुत होता है, तो डुप्लीकेट वर्क पेपर्स हटा दो। पुराने वाले वर्जन ऑफ वर्क पेपर सुपर सीडेड बोलते हैं उसको, वो हटा दो। पुराना वर्जन मतलब आपने ओरिजिनल वर्क पेपर बनाया, फिर उसमें कुछ चेंजेस किया, नया वर्जन बना, तो पुराना वर्जन डिलीट कर दो, ठीक है। जो इनिशियली आपने कुछ रफ नोट्स किए होंगे नहीं चाहिए, हटा सकते हो उसको। एरर्स वगैरह आपसे कुछ टाइपोग्राफी वगैरह वो ठीक कर दो, उसको रिकॉर्ड में क्यों रखना है, वो भी रेक्टिफाई कर दो। तो ये सब फालतू चीज़ें आपको वर्क पेपर में रखने की ज़रूरत नहीं है। कब बनना चाहिए आपका ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन? टाइमली बेसिस, एट द टाइम व्हेन यू आर डूइंग द प्रोजेक्ट, उसी समय बना लो डॉक्यूमेंटेशन, बाद में अलग से नहीं होता। ये भी एक बहुत सीखने लायक चीज़ है। मैंने देखा है ना, कोई भी काम जो होता है ना, अगर वो साला सही समय पे हो जाता है ना तो बहुत अच्छा रहता है। सही समय पे नहीं होता ना तो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, ठीक है। मेरे में बाकी सारे अवगुण रहे होंगे एज अ स्टूडेंट, पर एक मेरी क्वालिटी थी एज अ स्टूडेंट, क्लासरूम में मेरे अंदर माता आ जाती थी। मतलब क्लासरूम में मैं एकदम हाइपर अलर्ट। अगर मैं किसी टीचर से क्लास पढ़ा हूँ, फिर मैं घर जाके किताब हाथ भी नहीं लगाऊंगा तो भी मुझे उसका पढ़ाया हुआ सारा याद रहता था। ये मेरे अंदर कम से कम ये क्वालिटी था, ठीक है। तो सही समय पे काम कर लेने से वो कम हो जाता है, बाद में अलग से करने से वो काम हार्ड भी लगता है और टाइम भी ज़्यादा लगता है। मेरे साथ कर लोगे कम टाइम में हो जाएगा, ठीक है। एन एक्सपर्ट इज टीचिंग यू। अपने आप करोगे तो वो सपोर्ट भी नहीं है, वो वाला अटकते रहोगे भटकते रहोगे और टाइम भी और ज़्यादा लगेगा, डिसिप्लिन भी नहीं है। एक कॉमन सेंस की बात है, ज़्यादा डिसिप्लिन किस में होता है, सर्विस प्रोवाइडर या सर्विस रेसिपिएंट? प्रोवाइडर में ना। तो मेरा डिसिप्लिन तो तुमसे तो ऊपर ही रहेगा ना इन मामलों में, तो मेरे डिसिप्लिन से करोगे तो हो भी जाएगा, वरना खुद का डिसिप्लिन लगाने में बहुत विल पावर चाहिए, वो मुश्किल की बात हो जाती है, ठीक है। तो सही बात यही है कि ऑडिट प्रोजेक्ट जब आप करते हो उसी टाइम पे आपको डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए। बाद में अगर आप करने का सोचोगे तो आपसे मिस्टेक हो जाएगा, आप बातें भूल जाओगे, आप पूरा डॉक्यूमेंट नहीं कर पाओगे। ये हरा डब्बा पढ़ो ना प्लीज, इतरो। ये हरा रंग का डायलॉग इतना सुंदर है, कम से कम इसको 6 बार बोलो मन में। सोनाली मुरारका, ये नहीं बोलना तुमको, हरा डायलॉग बोलना है। वो तो केसर ही आया था उसका, सीए सोनाली मुरारका, एक क्वेश्चन था पीछे, वो बोला ना वो लड़की सेम टाइम पे नहीं करती थी बाद में करती थी, तो गलत होगा। इनफैक्ट सोनाली मुरारका के क्वेश्चन में तो की ही नहीं थी वो, बाद में जब नाफरा का कॉल आया तब करना चालू करी थी। तो ये डायलॉग तो उसको सुनाना पड़ेगा, तो तुम ये डायलॉग याद करो, हरे रंग वाला, बहुत अच्छा है। डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर्ड आफ्टर द work has been performed is likely to be less accurate than the documentation prepared at the time of the work. अरे प्रोसीजर करते करते डॉक्यूमेंट कर लो। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, ठीक है। ये KPMG की बात है, ओके। एक वहाँ अलग ही चीज़ है, मैंने एक अलग चीज़ नोटिस किया वहाँ, एक बहुत ज़बरदस्त चीज़। वहाँ जब मैं काम कर रहा था मैं देखता था यार, जितने भी लोग वहाँ पे थे ना, जो आर्टिकल लोग भी थे वो भी, उनका कंप्यूटर पे हाथ एकदम जाकिर हुसैन की तरह चलता है, ऐसे। जो मेरा हाथ वैसा नहीं था, मतलब जो जैसे हम लोग नॉर्मल होते हैं वैसा, थोड़ा स्पीड था, पर वैसा नहीं कि ऐसे, ये समझ रहे हो, बिना देखे तर वो वहाँ पे था। तो मुझे पता चला वहाँ पे शायद वो कल्चर है वहाँ चेन्नई में कि स्कूल लेवल पे, मतलब क्लास 5-6 लेवल वगैरह में ये सब टाइपिंग के कोर्सेज होते हैं, ये सब कर कुरा के वो लोग कर लेते हैं। अब 5-6 क्लास में पढ़ने वाले बच्चे की उम्र कितनी होती होगी, 10-11 साल होती होगी। अब 10 साल की उम्र से कोई तबला बजा रहा है तो भाई 22 साल की उम्र में तो वो जाकिर हुसैन बन ही जाएगा ना, ठीक है। और 22 में तुम चालू करोगे तो तुमको 32 लगेगा जाकिर हुसैन बनने में। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो ये एक स्किल बहुत ज़रूरी है, बिकॉज भविष्य में जब आप जाओगे काम करने तब पेन पेपर बाबू बंद हो जाएगा। मैं तो टीचर हूँ इसलिए मेरा आज तक राइटिंग चल रहा है, वरना अगर मैं टीचर नहीं होता तो मैं थोड़ा ना लिखता कुछ भी, मेरा सारा काम तो लैपटॉप में ही होता। पकड़े में पॉइंट, ठीक है। तो ये एक स्किल बहुत ज़रूरी है। तो अब क्या हुआ, इसका प्रॉब्लम क्या था, जैसे क्लाइंट के साथ मेरा कोई भी बातचीत होता, डिस्कशन होता, तो मैं पेपर पेन में नोट करता शॉर्ट में पहले, कि बाद में बना लूँगा लैपटॉप में। तो मेरा जो बड़ा था सीनियर, उसने मेरे को बोला यार तू अलग से क्यों 2 बार कर रहा है, कि पहले तो पेपर से लिख रहा है फिर वहाँ कर रहा है, साथ साथ ही कर ले। अब उसको मैं कैसे बोलूँ कि मेरा हाथ तुम्हारी तरह स्पीड वाला नहीं है ना, कि वो बोल रहा है मैं बोलते बोलते तरह टाइप कर लूँ, ठीक है। तो इससे टाइम बचता कि नहीं बचता, तुम खुद सोचो, अच्छी बात है कि नहीं है? बात तो अच्छी है। अगर अपने को टाइपिंग स्पीड है, सी यू पीपल हैव टाइम, नो, यू विल क्वालिफाई और इंटर, देन यू विल डू आर्टिकलशिप, एट दैट टाइम यू इंप्रूव योर स्पीड, टेक केयर ऑफ इट, कि नहीं भाई मेरा स्पीड भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ध्यान दोगे तो हो ही जाएगा। तो उससे फ़ायदा कि आपका काम बहुत बच जाता है, आप सीधा टाइप करते हो। आज तुम मोबाइल में डायरेक्ट काम कर रहे हो कि नहीं?
कि पेपर पेन से मोबाइल पे आ रहे हो, तो मोबाइल में कितने यूज टू हो गए ना, तो बस वही तुमको अपना लैपटॉप के साथ करना है कि डायरेक्ट हम टाइपिंग कर पाएँ। और क्या है कि तुमको बहुत टाइप करना पड़ता है, बहुत वर्क जब करने जाते हो तो बहुत टाइप करना पड़ता है, तो इट इज ऑलवेज एन एडवांटेज टू हैव अ गुड टाइपिंग स्पीड। ठीक है, क्लियर है? तो तुमने इस लड़की को ज्ञान दे दिया। अब तुम ऊपर बोलोगे टाइमली प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इसलिए जरूरी है बिकॉज उसके 4 फायदे होते हैं, EQCR। ये इसका फुल फॉर्म कुछ और होता है, यहां काम कुछ और आएगा। ई से इवैल्यूएशन ऑफ एविडेंस, ठीक है, क्यू से क्वालिटी ऑफ वर्क परफॉर्म, सी से कंक्लूजन्स रीच्ड और आर से रिव्यू। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि टाइमली बेसिस पे वर्क पे बना लेना चाहिए बिकॉज इट हेल्प्स यू इन 4 थिंग्स, EQCR। अब इसको मैंने ऐसे याद करने लिखा था जो इसके ऑर्डर में, कि इससे क्वालिटी ऑफ काम अच्छा होता है, रिव्यू करने में अच्छा होता है, इवैल्यूएशन ऑफ एविडेंस होता है। इवैल्यूएशन ऑफ एविडेंस का मतलब क्या होता है कि एविडेंस सफिशिएंट एप्रोप्रिएट है कि नहीं, और सी से कंक्लूजन्स आप सही तरह से निकाल पाते हो बिफोर फाइनलाइजिंग योर ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट फाइल, अब ये डेफिनेशन अलग है, मैंने इसका छोटा वर्जन तुमको बगल में लिखा दिया है, पढ़ो तो याद करो। तो वहां वाला ना तुम भूलते रहोगे, छोटा सा पढ़ो, याद करो। अब क्या हुआ मैं बताता हूँ, ICAI को ये भनक लग गई कि स्टूडेंट लोग को आजकल ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का डेफिनेशन बहुत आसानी से याद रहता है, APAC। तो अब वो क्या करते हैं, वो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का डेफिनेशन पूछते नहीं है, अब वो पूछते हैं ऑडिट फाइल, और तुमको गधा बनाते हैं। ऑडिट फाइल जो स्टूडेंट ये याद नहीं किया है कि फोल्डर वाला डेफिनेशन ये वाला, वो सीधा वही बोल देगा, ऑडिट फाइल के बदले भी वो APAC वाले डाल देगा, गलत हो गया ना, तो सावधान रहना। ऑडिट फाइल क्या है, 1 or more फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक फोल्डर्स दैट कंटेन्स ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। समझ गए? जैसे बुक क्या है, बुक इज अ पेपर का सब्सटेंस दैट कंटेन्स ज्ञान, है ना। बुक इज अ फिजिकल सब्सटेंस दैट कैप्चर्स द नॉलेज, करेक्ट है। वैसे उस तरह से टोन हो गया कि ऑडिट फाइल क्या होता है, फाइल तो वो वस्तु है जिसके अंदर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रहता है, याद करो। अब देखो, 1 or more folders or other storage media in paper or electronic form containing the records that comprise नीचे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशंस फॉर अ स्पेसिफिक एंगेजमेंट। ठीक है, तो ये वाला डेफिनेशन थोड़ा दिक्कत रहेगा, वो याद कर लो अच्छे से। 1 or more folders physical or electronically that contains audit documentation, very good। असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल, अरे असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल पहला पॉइंट पढ़ो, ये सर्कल में क्या लिखा है, असेंबली कोई ऑडिट प्रोसीजर है कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर है, एडमिनिस्ट्रेटिव। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आज सवेरे तुमको जो मैं ये रिवीजन क्लास देने आया, इसके पहले मुझे सुबह उठना पड़ेगा, रेडी होना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा, फिर मैं ट्रैवलिंग करूँगा, यहाँ आऊँगा, ये सब जो मैंने किया ये काम है कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर है, ये थोड़ा काउंट होगा। ठीक है, तुम अपने घर से निकले, ट्रैवल किए, आए, पढ़े, फिर चले गए, ये जो ट्रैवलिंग का टाइम है ये क्या काउंट होगा काम में। अब प्रॉब्लम क्या होता है, जो बड़े लोग होते हैं ना, जो ज्ञान देते हैं कि 17 घंटा 20 घंटा काम करना चाहिए, वो लोग उसको भी काउंट कर लेते हैं। मैं सांस दिया, काउंट होगा, ठीक है। अरे यार, तुम अपना पूरा वेकिंग टाइम अगर काउंट कर लोगे, फिर तो हर इंसान यहाँ पे बैठ के 16 घंटा रोज काम कर रहा है। सोते कितना हो गए, 7 घंटे एवरेज में सोते हो गए, 8 तो आजकल हो नहीं पाता, वो कुछ ना कुछ हो गया, नींद खुली जाता है। तो 24 माने 7 करो, कितना होता है 17। तो उस लिहाज से तो हम लोग हर कोई 17 घंटे काम कर रहे हैं, क्योंकि मेरा जिंदा रहना ही काम है। तब तो 17 घंटा मैं भी डेली काम कर लिया ना। तो ये लोग ये बताना चाहते हैं कि इनका जो फोकस है कि असेंबली कोई ऑडिट प्रोसीजर नहीं है, ना ये रैप है, ना ये तो सर एक एड, यहां आपको कोई नया ऑडिट प्रोसीजर नहीं करना, जो आपने किए हुए जो वर्क पेपर्स उसको बस आप समेट के इकट्ठा कर रहे हो, दैट इज ऑल। न्यू ऑडिट प्रोसीजर्स अलाउड नहीं है। वो जो आपको हमने 60 दिन का समय दिया ना भाई, वो 60 दिन में केवल आपको असेंबली करना है, वो 60 दिन में आप नया ऑडिट प्रोसीजर नहीं किया, अच्छा जो छूट गया था चलो आज कर लो ना। पढ़ो, हाथ का लिखा हो, पढ़ो पूरा। मैं बोलता हूं पर फिर से पढ़ो, इंपॉर्टेंट है, और आराम से पढ़ो। कहां पर है तुम, ऊपर से पढ़ा ना? ओ अच्छा,
ब्लू कलर, हाउएवर अनडॉक्यूमेंटेड, मतलब जो प्रोसीजर हम कर चुके हैं पर जिसको डॉक्यूमेंट नहीं किया था वो आप डॉक्यूमेंट कर सकते हो। प्रोसीजर हो चुका था पर डॉक्यूमेंट नहीं किया था, अब वो डॉक्यूमेंट कर लो, पर नया कोई प्रोसीजर नहीं करोगे। बहुत बढ़िया। टाइम लिमिट क्या है सर बताइए? 60 दिन आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, कोई क्लियर है क्या? ओके, नो न्यू ऑडिट प्रोसीजर्स। फिर ये नीचे, ये इंपॉर्टेंट है, वो लोग बोलेंगे कि 60 दिन में आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हो बताइए, 4 मार्क का आएगा, और 4 मार्क में ये हरे रंग का डब्बा देख रहे हो, ये आ जाएगा। अब ये जो नहीं याद करके गया वो मरेगा। ठीक है, एक क्या होता है ना, एक इतना लंबे टाइम से मैं एकेडमिक्स में घुसा हुआ हूँ ना, मतलब मैं पैदा हुआ तब से लेकर अभी तक तो पढ़ाई चल रही है ना, ख़त्म तो हो नहीं रही वो, पहले पढ़ रहा था, पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने के लिए तो पढ़ना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं एक लीवरेज पैदा हो जाता है। आई हैव दिस कैपेसिटी, आई एम नॉट सेइंग कि एब्सोल्युटली, बट येस आई हैव अ गुड कैपेसिटी टू आइडेंटिफाई कि भाई इस टॉपिक से सवाल बन सकता है, और बना हुआ एक्चुअली इसमें। तो मैं ये भी नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, इस पर तो आ ही चुका ऑलरेडी। तो पहले से तुम केयरफुल हो कि भाई इस पे क्वेश्चन आ सकते, 4 मार्क का मेरे को याद करके जाना है कि व्हाट आर द परमिसिबल चेंजेस ड्यूरिंग द 60 डेज पीरियड व्हेन यू आर डूइंग असेंबली। क्या क्या अलाउड है बताइए? नंबर 1, डिलीटिंग डॉट 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 सुपरसीडेड डॉक्यूमेंटेशन। भैया सुपरसीडेड डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता है ओल्ड वर्जन ऑफ द वर्क पेपर। होता क्या है, हम पहले एक वर्क पेपर बनाए, फिर सब तो कंप्यूटर में काम हो रहा है, कंप्यूटर में कॉपी पेस्ट तो अब मान लो उसमें मेरे को चेंज करना है, तो मैं उसको डायरेक्टली चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं तो यार वो भी रख के रखते हैं, क्या काम है कि उसको नाम दे देते हैं वर्जन 1, कॉपी करके फिर चेंज करते हैं वर्जन 2। तो ऐसे करते करते आपके बहुत सारे वर्जन बन गए, तो पुराने वर्जन्स डिलीट करो, डोंट कीप दैट, वो बेकार है, वो कंफ्यूज करेगा। नंबर 2, सॉर्टिंग, सजाना, मतलब फिक्स्ड एसेट्स के एक तरफ, इन्वेंट्री के वर्क पेपर एक तरफ, ट्रेड रिसीवेबल के वर्क पेपर एक तरफ, सॉर्टिंग। कोलेटिंग मतलब होता है लिंक करना आपस में, जैसे फिक्स्ड एसेट डिप्रिसिएशन, बैंक लोन इंटरेस्ट, क्रॉस रेफरेंसिंग वर्क पेपर्स का। ठीक है। नंबर 3, जितने भी चेकलिस्ट क्वेश्चन भरे थे ना, उन सब में इनिशियल्स करना, साइन करना, प्रॉपर स्टोर करना पड़ेगा ना उसको। 4 नंबर, जो प्रोसीजर आपने पहले परफॉर्म कर लिए थे पर रिकॉर्ड नहीं किया था, अभी रिकॉर्ड कर रहे हो तो उसको डॉक्यूमेंट कर लो। ठीक है, ओके। तो रिटेंशन कितने साल? 7 साल। वेरी गुड। आओ सर, ऊपर एक बहुत सुंदर बात लिखी है, पढ़ना। ठीक है, अब मैं तुम लोग को 2 नाम दे रहा हूं, एसएम का फुल फॉर्म बोलो, यहां से देख के बोलो। एसएम का फुल फॉर्म बोलो, सिग्निफिकेंट मैटर्स, और पीजे का बोलो इस पूरे चैप्टर में सबसे बदमाश टॉपिक यही है। ये अगर आ गया ना एग्जाम में, मैं दावे से बोलता हूँ 99% स्टूडेंट्स को रोना आ जाएगा हॉल में। अगर ये पढ़ा हुआ नहीं है, कुछ नहीं बोल पाओगे, कुछ भी नहीं बोल पाओगे। ये सबसे हार्ड टॉपिक है। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू, मैं इसमें थोड़ा 5 मिनट डिवोट करूँगा ताकि अच्छे से याद हो। लाल रंग का हेडिंग पहले पढ़ो। चैप्टर का नाम क्या है? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट डॉक्यूमेंटिंग 2 थिंग्स। नंबर 1, जितने भी सिग्निफिकेंट मैटर्स हुए थे उस क्लाइंट के, वो डॉक्यूमेंट होने चाहिए। मैंने जो वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ये 2 चीज़ डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट, देन वी विल टॉक अबाउट पीजे। लेकिन सर सच्चाई ये है कि ये दोनों कनेक्टेड है। आफ्टर ऑल कौन सा मैटर सिग्निफिकेंट होता है? सर मैटर वही सिग्निफिकेंट होता है जहां ज्यादा, और जहां ज्यादा पीजे लगता है वो अपने आप ही सिग्निफिकेंट होता है। तो दोनों आपस में क्या है? कनेक्टेड है। ये देखो रिश्ता, पढ़ो। सिग्निफिकेंस ऑफ अ मैटर इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंट ऑफ पीजे रिक्वायर्ड। अरे जहां ज्यादा पीजे लगेगा वो ज्यादा सिग्निफिकेंट है, जो ज्यादा सिग्निफिकेंट है वहां ज्यादा पीजे लगेगा, एकदम इंटर रिलेटेड है। करेक्ट है। अब इस पे आते हैं। हमें सिग्निफिकेंट मैटर्स का एग्जाम्पल याद करना पड़ेगा। ये लाल रंग में लिखा है, जो ये ब्लू डब्बे में देख रहे हो 1 2 3, वही 1 2 3 यहाँ लिखा है, यहाँ से याद हो जाएगा। ये नीचे वाला डब्बा देख रहे हो, एक छोटा ब्लू और है, वो छोटा ब्लू ऊपर एरो से कनेक्टेड है, देखो तो
छोटा ब्लू में वही लिखा है कि सिग्निफिकेंस ऑफ अ मैटर डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंट ऑफ पीजे रिक्वायर्ड। अब वो सिग्निफिकेंट मैटर्स का मेरे को एग्जाम्पल याद करना है, ठीक है। एग्जाम्पल, ये सारे एमएमएस से कनेक्टेड हैं। किससे? एमएमएस। मैं क्या ढूंढने आया हूं क्लाइंट के? एमएमएस। अगर क्लाइंट के बहुत एमएमएस है तो मैं क्या दे दूंगा? एमओ। तो ये सब एमएमएस एमओ ये सब से कनेक्टेड है सिग्निफिकेंट मैटर, ठीक है। एनी इंडिकेशंस जिससे लगे कि एमएमएस है, फ्रॉड है, डेविएशन है, या एनी सर्कमस्टांसेस दैट विल अल्टीमेटली लीड टू एमओ और ईएमपी, ये सब सिग्निफिकेंट है, ठीक है। बाकी सब कुछ बेकार है। नंबर 1, इंडिकेशंस ऑफ एनी इंडिकेशन जिससे लगे कि एमएमएस है, या रैप बढ़ गया मतलब रिस्क असेसमेंट बढ़ गया, ठीक है, या मुझे ज़्यादा रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, मतलब वो सिग्निफिकेंट है। क्योंकि सिग्निफिकेंट तो ज़्यादा रिस्पॉन्स करोगे कि नहीं, सिग्निफिकेंट तो रिस्क ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, समझ में आ रहा है? तो ऑल सच इंडिकेशंस ऑफ एमएमएस, रिस्क एंड रिस्पॉन्स आर सिग्निफिकेंट मैटर्स। नंबर 2, नहीं नंबर 2, अगर मुझे कोई फलाना ऑडिट प्रोजेक्ट लगाने में बहुत डिफ़िकल्टी हुई है, एग्जाम्पल सर, एक तो बहुत सस्ता एग्जाम्पल है कि क्लाइंट हमसे कोऑपरेट नहीं कर रहा तो हर प्रोजेक्ट डिफिकल्ट हो जाएगा वो हमसे कोऑपरेट ना करे, जैसे मैंने बोला नहीं था भिखारी वाला एग्जाम्पल, हमसे कोऑपरेट ना करे तो हर प्रोसीजर ही डिफिकल्ट हो जाएगा, क्या कर सकते हैं। लेकिन कई बार सर ऐसा होता है कि वो कोऑपरेट कर रहा है फिर भी प्रोसीजर डिफिकल्ट है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा जजमेंट का इस्तेमाल हो रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल उन्होंने प्रोविज़न फॉर टैक्स बनाया है तो हम वो प्रोविज़न फॉर टैक्स इवैल्यूएट करेंगे, पर प्रोविज़न फॉर टैक्स में इतना झमेला है, मैं आपको बता देता हूँ। तुम लोगों को एक उदाहरण तो मालूम ही है, तुमने पीजीबी पढ़ा है भाई, कॉर्पोरेट ऑडिट कर रहे हैं मतलब पीजीबी तो हेड होगा, कंपनी का फाइल के सैलरी हेड में जाएगा क्या? पीजीबी में तो जाएगा। और पीजीबी में तुमको मालूम है ना, एडबैक, ये नौटंकी है कि नहीं है कि फलाना खर्चा हो गया एडबैक, ये हो गया डिसअलाउड, तो ये बहुत डाइसी है। कई चीज़ें ऐसी होंगी जो हमारी नज़रों में अलाउबल है, इनकम टैक्स वालों की नज़रों में डिसअलाउबल। तो ये जहाँ पे भी मैनेजमेंट अपना कोई जजमेंट लगाता है ना, वो हमारे लिए ऑडिट करना डिफिकल्ट हो जाता है। वहाँ पे कोई क्लियर आंसर नहीं मिलता, ब्लैक एंड वाइट, वहाँ ग्रे एरिया है, समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो डिफिकल्टी इन अप्लाइंग ऑडिट प्रोसीजर, या सोचो कि हमें ऑडिट प्रोसीजर किसी ऐसे लोकेशन में करना है जहाँ का एक्सेस नहीं है। जैसे मान लो कंपनी का जो फैक्ट्री है या वेयर हाउस है LOC पे, बॉर्डर पे है, ठीक है, वहाँ पे जाके प्रोसीजर करना आपके लिए संभव नहीं है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके तीसरा, ऑल दो सर्कमस्टांसेस और फाइंडिंग्स दैट लीड्स टू MO और EMP, वो हमारे लिए खतरा है, ठीक है। ये सब क्या है? सिग्निफिकेंट मैटर्स, याद रहेगा, ये याद करके जाना पड़ेगा। सर नंबर 2 बताइए क्या है? PJ फुल फॉर्म प्रोफेशनल जजमेंट। अच्छा, वाई शुड यू, इधर 2 मार्क, वाई शुड यू डॉक्यूमेंट योर PJ, अपना PJ डॉक्यूमेंट क्यों करें? ताकि कोई भी आदमी जब मेरे निकाले हुए AC ऑडिट कंक्लूजन पे सवाल उठाए तो मैं दिखा दूं कि देखो मैंने ये फैक्टर कंसिडर करके PJ निकाला है। PJ क्या होता है? एक सेकंड, PJ कोई जादू है क्या? मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं तुमको, ठीक है। सपोज मैं क्लास से उतरा, मैं अपना एग्जांपल ले रहा, ठीक है। एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट क्लास खत्म हुई निकला, अब वो घर जाएगा, अपने क्लास के बाद घर जाएगा, तो वो पब्लिक कन्वेंस में जा रहा है कि ऊबर टैक्सी कर रहा है, उसके लिए वो अपना जजमेंट लगा रहा है। तो ये जजमेंट कोई जादू तो है नहीं, जजमेंट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन सर्टेन फैक्टर्स। तो वो स्टूडेंट के दिमाग में क्या फैक्टर चल रहा होगा कि नंबर 1 मुझे घर जल्दी पहुंचना है कि आराम से पहुंच सकता हूं, टाइम टारगेट। सेकंड, ऑन दैट बेसिस ही विल चू, एंड द बजट, पॉकेट कितना वो स्पेंड करना चाहता है। ऑन दीज 2 फैक्टर्स ही विल डिसाइड, अरे आपको पब्लिक कन्वेंस करना है कि आपको ऊबर करना है, ये 2 ही मुद्दे पे तो डिपेंड करता है कि आपको हड़बड़ी है क्या, टाइम, या फिर आपको पैसा बचाना है क्या, इन्हीं फैक्टर्स पे तो डिसाइड होगा। तो बस लिख लो ना, जो सोच रहे थे लिख लो। एवरी जजमेंट इज बेस्ड ऑन सम फैक्टर्स। भाई कोई भी फैसला डिसीजन हम लेते हैं तो वो बिना रीजन का तो होता नहीं, इट इज बेस्ड ऑन सम फैक्टर्स। तो जस्ट यू राइट डाउन, ताकि बाद में जब कोई भी व्यक्ति मेरे जजमेंट को क्वेश्चन करे, चैलेंज करे, करेगा ना, कौन? नाफरा तो करेगा, वो तो बड़ा बाप है, छोटा बाप कौन है? EQCR, अरे EQCR रिव्यू चैप्टर 11 एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, तो जो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू वाला पार्टनर वो भी तो हमारा JC चेक करता है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ EQCR? ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन ऑफ JC, जजमेंट्स एंड कंक्लूजन्स। याद आ रहा है? हम लोग चेन्नई में ऑडिट कर रहे हैं, ये पार्टनर, ये टीम है,
गुड़गांव से वो EQCR पार्टनर आया क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करना है, तो वो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू में क्या क्या कर रहा है? ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज EQCR? ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन ऑफ जजमेंट्स एंड कंक्लूजन। तो सर माई कंक्लूजन्स आर बेस्ड ऑन माई जजमेंट एंड माई जजमेंट्स आर बेस्ड ऑन सम फैक्टर्स, व्हाई डोंट यू डॉक्यूमेंट दोस फैक्टर्स? या तो आप डरते हो कि आप जो आपका जजमेंट सही नहीं है तब आप नहीं डॉक्यूमेंट करना चाहते, अगर आपको लगता है सही है तो आप डॉक्यूमेंट करो, ताकि लोग समझ जाएं कि आप वो जजमेंट किस आधार पे पहुंचे। हमारा सरकार से क्वेश्चन होगा कि नहीं होगा? गवर्नमेंट आज अगर कोई पॉलिसी बनाती, कोई नीति बनाती, तो उसके पीछे हमारे को जानना है ना कि भाई क्यों उन्होंने बोला डिमोनेटाइजेशन करेंगे, क्यों करेंगे, रीज़न दो पूरा, ठीक है। गवर्नमेंट जवाब देती है ना कि ये कारण की वजह से हम कर रहे हैं ऐसा, कोई भी चीज़ हो उनको बताना पड़ेगा, तो ये रीज़न फैक्टर्स ये बताना, ये डॉक्यूमेंट करना जरूरी है, ठीक है। सवाल, व्हाट आर द 2 एडवांटेजेस ऑफ डॉक्यूमेंटिंग पीजे? नंबर 1, एक तो इससे समझ में आता है कि ऑडिटर जिन कंक्लूजन पे पहुंचा कैसे पहुंचा, क्या सोच के पहुंचा, एंड नंबर 2 इससे ये दिखता है कि मेरी ऑडिट क्वालिटी कितनी अच्छी है, ठीक है। व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ पीजे? सर हर वक्त पीजे लगता है दैट द ऑडिटर हैज, करेक्ट है। एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, पूरे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में जगह जगह मुझे पीछे लगाना पड़ता है कि नहीं, तो वही मुझे डॉक्यूमेंट करना है, दैट्स एन एग्जाम्पल। पढ़ो, दैट द ऑडिटर हैज कंसिडर्ड द रेलेवेंट फैक्टर्स रिक्वायर्ड बाय द एसे। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे 320 बोलता है मटेरियलिटी निकालो, अबे हाँ ना, कभी तो हाँ बोला करो। ऐसे 320 बोलता है मटेरियलिटी निकालो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मटेरियलिटी? डैश परसेंटेज ऑफ बेंचमार्क। तो आपने परसेंटेज कैसे निकाला, आपने बेंचमार्क क्या लिया, उसके लिए कुछ फैक्टर्स है ना वहाँ, कि बेंचमार्क ऐसा लेना चाहिए जहाँ पे यूजर का टेंशन जाता है, जो फाइनेंशियल एलिमेंट है, जो स्टेबल नंबर है, वोलाटाइल नहीं है, नेचर ऑफ द इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है, डेट इक्विटी पे डिपेंड करता है। तो आप जब जजमेंट डॉक्यूमेंट करोगे मटेरियलिटी का कि हमने बेंचमार्क लिया है पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो ये फैक्टर्स कंसिडर करके लिया है, तो आपके फैक्टर्स स्टैंडर्ड की बोले फैक्टर्स से मैच करने चाहिए। तो इट प्रूव्स कि स्टैंडर्ड में पीजे के लिए जो जो फैक्टर्स बोले गए वो फैक्टर्स हमने कंसिडर किए। आफ्टर ऑल सर, ऑडिट इज अ फैक्ट्री ऑफ, सो व्हेन आई डॉक्यूमेंट माय पीजे आई विल डॉक्यूमेंट दोस फैक्टर्स, ताकि दिखेगा कि हाँ आई हैव कंसिडर्ड ऑल फैक्टर्स व्हाइल मेकिंग दैट जजमेंट। नंबर 2, मैनेजमेंट ने जो जजमेंट लिया एस्टिमेट्स बनाते वक्त, उसको इवैल्यूएट करने के लिए मैंने अपना प्रोफेशनल जजमेंट लगाया ना, तो वो डॉक्यूमेंट करो, वो भी तो प्रोफेशनल जजमेंट का एग्जांपल है। एस्टिमेट्स के वैल्यूएशन में तो दुनिया भर का पीछे लगेगा कि नहीं, वो तो बैंक स्टेटमेंट में दिखेगा नहीं आपको। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स मेड बाय द मैनेजमेंट, वो तो बैंक स्टेटमेंट में होता नहीं, वो तो पैसा निकला नहीं है, तो वो सही है कि गलत, उसके लिए तो आपको जजमेंट लगाना पड़ेगा ना अपना। सुनो, ट्रांजैक्शंस के लिए अपने बोलते हैं एक्यूरेट, एस्टिमेट्स के लिए अपने एक्यूरेट नहीं बोलते, रीजनेबल बोलते हैं। क्या याद आ रहा है क्या? एस्टिमेट्स के लिए डोंट से एक्यूरेट, यू से द वर्ड रीजनेबल, ओके। 3 नंबर, हम लोग इतना सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस चेक करते हैं तो हमको देखना पड़ता है ना डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक है कि नहीं है, तो उसमें भी जजमेंट लगता है, देख के समझ में आता है भाई ये डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक है कि नहीं। जैसे बिल में जीएसटी नहीं है, समझ रहे हो ना, वैसा। यहाँ तक क्लियर है? ये आप जितना भी पीजी और सिग्निफिकेंट मैटर डॉक्यूमेंट करोगे, ये नाफरा इन्वेस्टिगेशन में बड़ा काम आएगा, ठीक है। और ये आपको भी फ्यूचर ऑडिट में काम आएगा। कहाँ कहाँ काम आएगा सर? ये साबित करने में बाहर, और दूसरा मेरे खुद के फ्यूचर ऑडिट में भी काम आएगा, अगले साल काम आ जाएगा कि नहीं आएगा? आएगा ही आएगा। नेक्स्ट, ये सर अलग से 4 मार्क का आया हुआ है, क्या नाम? कंप्लीशन मेमोरेंडम, सीएम या फिर एडीएस, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी। ये क्या होता है सर? इधर हम लोग एक ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी बनाते हैं जिसमें हम बेसिकली 2 चीज़ें लिखते हैं, व्हाट आर द एसएम्स, सिग्निफिकेंट मैटर्स, एंड हाउ वी एड्रेस दोज मैटर्स, ठीक है। वो पूरा डॉक्यूमेंट करते हैं। एक तरह से मैं बोलूँ कैम, की ऑडिट मैटर्स, वही तो होता है कि ये सिग्निफिकेंट मैटर था, उसको ऐसे एड्रेस किया। बस फ़र्क क्या है, ऑडिट रिपोर्ट में जो कैम डालते हो उसमें 3-4 मैटर होते हैं, जबकि यहाँ पर आपके 10-15 मैटर्स होते हैं, जितने भी हैं सब, कि इतने सिग्निफिकेंट मैटर्स थे, हमने ऐसे एड्रेस किया। इट इज़ हेल्पफुल इन लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑडिट, बड़े बड़े ऑडिट्स में रिव्यू इंस्पेक्शन में काम आता है। जैसे मैं पार्टनर हूँ, तुम लोग मेरी टीम हो, तो तुम लोग को मैं तुरंत पूछूंगा यार पूरा बैठ के मेरे को मत बता हर चीज़, मेरे को बता सिग्निफिकेंट मैटर्स क्या था, जहाँ झमेला वो सॉल्व करे ना, ठीक है। मेरी एक आदत है, मैं समझाता हूँ, मेरे ख्याल से ये आदत सबकी होती है, मेरी थोड़ी हल्की सी ज़्यादा है।
जो कि अच्छी बात नहीं है। कुछ भी अच्छा होता है ना तो मैं उसको एंजॉय नहीं करता, मतलब मैं रिजॉइस नहीं करता, मैं सेलिब्रेट नहीं करता। अच्छा हाँ ठीक है इग्नोर। बुरा है तो बताओ, उस पर एक्शन लेना है मेरे को तुरंत, मेरा वो है, ठीक है। मैक्सिमम लोगों का इसी तरह से होता है, काम काज करते करते ये एक हैबिट बिल्ड हो जाता है। मतलब कोई प्रेस कर रहा है तो हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, उसमें उसको सेलिब्रेट या रिजॉइस नहीं करते। कोई बुरा बोलेगा तो जरूर उसको क्यों बोला, वो होता नहीं है जैसे 100 जन अच्छा बोल रहे हैं 2 जन बुरा बोल रहे हैं तो वो 2 ही सुनता है ज़्यादा तुमको, 100 नहीं सुनता है तुमको। ये तो सभी के साथ है, डिग्री थोड़ा अलग अलग हो सकता है, मेरा थोड़ा ज़्यादा डिग्री का होगा, तुम्हारा कम डिग्री का होगा, पर यही है। ये बात एक्चुअली सबके साथ हो जाती है जो भी वर्किंग पर्सन है। अगर मैं पार्टनर हूँ, सोचो मैं सीए का पार्टनर हूँ, मतलब मैं ऑडिट कर रहा हूँ, मैं पार्टनर हूँ और तुम लोग मेरी टीम हो। तुम लोग मेरे को आके बोलोगे सर सब अच्छा है, एमएमएस नहीं है, ये सब मत बताओ, कहाँ है वो बताओ, कहाँ गड़बड़ बताओ, क्योंकि हम साइन मारेंगे, हमको वो जानना है कि रिस्क कहाँ है। तो क्या होता है, ये जो समरी तुम बना के मेरे को दोगे, तुम बोलोगे ओके सर ये लीजिए आपके लिए 2 पेज पढ़ा, मेरे को सारे झमेले दिख गए एक साथ में। मैं यही चाहता था ना कि मेरे को एक बार में सारा झमेला एक कागज़ में दिख जाए। वो कागज़ का नाम है एडीएस या सीएम, ठीक है। तो वो रिव्यू इंस्पेक्शन में बड़ा काम आता है। थर्ड, एक साथ आपको सारे सिग्निफिकेंट मैटर्स दिख जाते हैं। फोर्थ, इससे ये भी होता है कि हमको पता चल जाता है कि हमसे कोई इंपॉर्टेंट आइटम ओवरलुक तो नहीं हो गया, छुट तो नहीं गया। नंबर 4 पढ़ो। सपोज मान लो कि कोई हर स्टैंडर्ड के अंदर उसके ऑब्जेक्टिव लिखे होते हैं, हर स्टैंडर्ड का अपना ऑब्जेक्टिव होता है, और ऐसे 200 तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव बताता है, टॉप 10 रीजनल एश्योरेंस। तो हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव मैं अचीव नहीं कर पाया, और अगर वो नहीं कर पाया तो इससे फिर इसका मतलब है कि मैं ओवरऑल ऑब्जेक्टिव भी शायद अचीव नहीं कर पाया, तो वो सामने आ जाएगा इससे। तो सारे झमेले का एक चार्ट है, उस झमेले के चार्ट का नाम क्या है, CMADS। हु इज द ओनर ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिटर और क्लाइंट। ऑडिटर, क्लाइंट बोलेगा सर डेटा तो हमारा, अपना डेटा होगा तेरा, पर प्रोसीजर सारा मैंने किया, एविडेंस कंक्लूजन सारा मेरा है, तो ये फाइल मेरी है। क्या क्लाइंट मुझसे मेरा फाइल मांग सकता है? नहीं। आई मे एट माई ओन डिस्क्रिशन शेयर एन एक्सट्रैक्ट और पोर्शन ऑफ माई वर्क पेपर विद द क्लाइंट, बट पूरा फाइल शेयर नहीं करूंगा बिकॉज इट विल अंडरमाइन द वैलिडिटी ऑफ द वर्क परफॉर्म्ड एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द फर्म। याद करना, VI वोडाफोन आइडिया। अगर आप पूरा फाइल उनके साथ शेयर कर दोगे ना तो इट विल अंडरमाइन, मतलब रिड्यूस द इंपॉर्टेंस ऑफ समथिंग। अंडरमाइन का मतलब क्या होता है? रिड्यूस द इंपॉर्टेंस ऑफ समथिंग। मतलब तुम इतना अच्छा काम किए और दूसरे को उसकी कदर नहीं है, उसको बोलते हैं अंडरमाइन करना। समझ रहे बात को? तो पूरा फाइल शेयर कर देने से क्या होगा, इट विल अंडरमाइन द VI, V से वैलिडिटी ऑफ द वर्क, I से इंडिपेंडेंस। लिखेंगे ये एग्जाम में समझने के लिए सेल्फ नोट। जैसे स्टूडेंट अगर मेरे से पूछेगा सर आप क्यों अपना फाइल क्लाइंट के साथ शेयर नहीं करेंगे, तो अगर मैं उसको ये VI वाला डायलॉग बोलूंगा ना, बिकॉज इट विल अंडरमाइन द वैलिडिटी, बोलेगा सर समझ में कुछ नहीं, हम लोग हाँ बिल्कुल ये समझाने के लिए था भी नहीं, क्योंकि ये जो लिखा हुआ बात है समझ में नहीं आएगा। ऑब्वियसली तुम बोलोगे कि सर फाइल दे देने से आपका वर्क का वैलिडिटी कैसे कम हो जाएगा या आपकी इंडिपेंडेंस कैसे कम हो जाएगी। अब समझो, अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरी बात को समझो, आई एम अ टीचर, मैं तो अपना पूरा फाइल तुम्हारे साथ शेयर कर ही रहा हूँ, कंटेंट दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ। ये बुक मैंने बनाई तो ये बुक मैं तुमको दे रहा हूँ कि नहीं पढ़ने के लिए। ये क्लास जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये क्लास मैं तुमको दे रहा हूँ कि नहीं पढ़ने के लिए। तो मैं तो दे ही रहा हूँ, मैं भी तो एक सर्विस प्रोवाइडर हूँ। ऑडिटर नहीं दे रहा। क्लाइंट ने सपोज बोला कि एक काम करते हैं, आप जब आएंगे रोज हमारे काम करने, हम आपका वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। तो आप 1 महीने तक हमारे जो भी काम करेंगे हम पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, आपका लैपटॉप वगैरह सब हम भी कॉपी लेके रखेंगे। पर हम लोग बोलते नहीं, इट विल अंडरमाइन द वैलिडिटी एंड इंडिपेंडेंस। ये बोलने का डायलॉग है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, स्टूडेंट को भरोसा नहीं होता कि इसका मतलब क्या है। तो खुद के समझने के लिए ये है कि अगर हमने शेयर किया तो सर झमेला हो जाएगा, वो हमारे हर एक पीजे को क्वेश्चन करेगा, ठीक है। दूसरा, हमारी फाइल अगले सीए को पूरा पकड़ा देगा। तीसरा, मैं 5 साल के लिए आऊँ कि 1 साल का, तो फिर इसको तो मेरे सारे चीज़ पहले से पता चल जाएगा, तो अगले साल में जाके अनप्रिडिक्टेबल ऑडिट प्रोसेस कहाँ से करूँगा। समझ रहे हो बात को? ये खुद के लिए, पर लिखने के लिए एग्जाम में ये नहीं है। एग्जाम में लिखने के लिए बिकॉज सर इट विल अंडरमाइन द VI, वैलिडिटी एंड इंडिपेंडेंस, ठीक है। ये याद करना है अपने को। ओके, थैंक यू।